नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है कार्ल मार्क्स और उनके सिद्धांत। कार्ल मार्क्स 1818 से लेके 1883 तक इन पर हम चर्चा करेंगे। समाजवाद के इतिहास में हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स को सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान जो है वह प्रदान किया गया है। यूरोप में समाजवाद तो क्रांतिकारी स्वरूप देने वाले कार्ल हेनरिक मार्क्स ही थे। इनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में राइन नदी के प्रदेश में ट्रायट नगर के एक जर्मन यहूदी परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा बोन और बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई थी। वह एक प्राध्यापक बनना चाहते थे, पर परिस्थितिवश वह एक संपादक बन गए। उन्होंने अपने जीवन का यह मिशन बना लिया था कि वह पूंजीवाद समाज को समाप्त कर दे और कृषक और श्रमिक वर्गों के शोषण से मुक्त कराकर उनकी दशा को सुधारने का प्रयास करे। इसके लिए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में लगातार संघर्ष किया। उनके प्रयत्नों और संघर्षों से प्रेरित होकर अनेक देशवासियों ने भी समाजवादी आंदोलन का सूत्रपात किया। प्रारंभ से ही हम देखते हैं कि वह उदारवादी विचारधारा के थे और एक उदारवादी पत्र का संपादन भी करते थे। सरकार ने इस पत्र पर प्रतिबंध लगा दिए थे क्योंकि इससे क्रांतिकारी विचारों के प्रसार होने का भय सामने आ रहा था। एक अखबार के संबंध में जर्मन अधिकारी से झगड़ा होने के कारण वह जर्मनी को छोड़कर पेरिस चले गए और वहां उन्होंने एक समाचार पत्र का संपादन किया था और समाजवाद के ग्रंथों का भी गहन अध्ययन किया। पेरिस से भी हम देखते हैं कि उनकी भेंट एक अन्य प्रसिद्ध समाजवादी जर्मन विद्वान फ्रेडरिक एंजल्स से हुई थी। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर के समाजवाद के प्रचार और प्रभाव के लिए इकट्ठे होकर के मिलकर के कार्य करना प्रारंभ किया। सन 1845 में मार्क्स ने क्रांतिकारी भाषण दिए, जिसके कारण दोनों को निष्कासित कर दिया गया और वे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स चले गए। सन 1848 में पेरिस में होने वाली साम्यवादियों की महासभा के लिए जो घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था, उसे मार्क्स और एंजल्स ने ही तैयार किया था। इसे मांग पत्र के नाम से भी जानते और इसमें कहा गया है कि वर्गों और वर्ग विभेद से युक्त पूंजीवादी समाज के स्थान पर एक ऐसा नई समाज स्थापित करना है जिसमें हर व्यक्ति का स्वतंत्र विकास हो सके। इस घोषणा में पूंजीवाद की घोर बरतना आलोचना की गई और श्रमिकों की दशा के सुधार की मांग भी की गई। घोषणा के अंत में कहा गया था कि संसार के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हें खोना कुछ नहीं है सिवाय अपनी दास्ता की जंजीरों के और पाने को तुम्हारे सामने संसार पड़ा हुआ है। इसके बाद मार्क्स जो है वह जर्मनी लौट गए, परंतु 1858 में उन्हें वहां से निर्वासित होकर के एंजल्स के साथ ब्रिटेन जाना पड़ा और अपने जीवन के शेष वर्ष उन्होंने यहीं व्यतीत किए थे। सन 1864 में कार्ल मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीय कामगार समिति इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन जो है वह स्थापित किया था और इसके बाद समाजवाद विश्व आंदोलन के रूप में सामने उभरा है। कार्ल मार्क्स ने अर्थशास्त्र पर दास कैपिटल नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी। इसमें पूंजीवाद की कार्यविधि का विश्लेषण करते हुए उन तत्वों की ओर संकेत किया है जो पूंजीवाद को विनाश की ओर ले जाते हैं। सन 1859 में उन्होंने अ क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की भी रचना की थी। अब हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर। कार्ल मार्क्स ने अपने समाजवादी विचारों और सिद्धांतों का प्रतिपादन अपने ग्रंथ दास कैपिटल में किया है।
समाजवाद के इतिहास में इस ग्रंथ का वही महत्व है जो ईसाइयों में बाइबल का है। मार्क्स के प्रमुख समाजवादी सिद्धांत इस तरह से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास की भौतिकवादी धारणा का। इतिहास की भौतिकवादी धारणा में मार्क्स की धारणा रही है कि इतिहास की घटनाओं का आधार भौतिकवाद है। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधाराएं नहीं है, बल्कि आधार भौतिक है। इतिहास को दो वर्गों के निरंतर संघर्ष की कहानी उन्होंने बताया है, और ये दो वर्ग थे संपन्न धर्मान और निर्धन या दरिद्र वर्ग। प्राचीन काल में यह संघर्ष दासों और स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच था। सामंतवादी मध्य युग में यह संघर्ष सामंतों और पट्टेधारी कृषकों के मध्य चलता रहा, और आधुनिक युग में हम देखते हैं कि यह संघर्ष पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच में चलने लगा। मार्क्स के मतानुसार प्रत्येक देश की राजनीतिक संस्थाएं और दशा, उसकी सामाजिक संरचना और व्यवस्था तथा उनका विकास, उद्योग व्यवसाय, वाणिज्य व्यापार, चिंतन मनन और दर्शन तथा कला, साहित्य और संस्कृति इसी बद्ध संघर्ष से प्रभावित होते हैं। परंतु मार्क्स के आलोचकों का अगर हम तर्क देखें तो उनके राजनीतिकों का तर्क है कि केवल अर्थव्यवस्था और वर्ग संघर्ष ही जीवन का आधार नहीं है, इसके लिए अन्य साधनों और वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की भी बात की है, तो हम बात करेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विश्लेषण करते हुए उसके विकास की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया। पहली अवस्था वाद या धारणा, दूसरी अवस्था प्रतिवाद, विरोध या वितरिकता, और तीसरी अवस्था है संश्लेषण। वाद की प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिवाद उभरता है, और वाद करना प्रतिवाद के टकराव व संघर्ष से सत्यता के आधार पर संश्लेषण का जन्म होता है। यही क्रम दीर्घकाल तक चलता रहता है और इसके अंत होने पर वर्गहीन समाज स्थापित होगा। दूसरा इनका तो सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स के अनुसार संपूर्ण समाज का विकास वर्ग संघर्ष से ही हुआ है। इसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी कहते हैं। इसमें एक साधन संपन्न स्वामी वर्ग और दूसरा उस पर आश्रित निर्धन वर्ग भी रहता। इसमें निरंतर संघर्ष आपस में चलता रहता है। आधुनिकता में समाज की अर्थव्यवस्था में स्वामी वर्ग पूंजीपतियों के वर्ग के रूप में जाना जाता है। इस आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन और वितरण के साधन जैसे भूमि, कल कारखाने, बिजली घर, परिवहन के साधन आदि पर थोड़े से पूंजीपतियों का अधिकार होता है। वे इन साधनों का उपयोग अधिकतम लाभ कमाने के लिए करते हैं। इस व्यवस्था में दूसरी ओर कम मजदूरी या वेतन पाने वाले श्रमिक से पूंजीपति व्यवस्था में निजी व्यक्तित्व संपत्ति पर बल दिया जाता है। पूंजीपति अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए सामाजिक प्रथाओं, नियमों और संस्थाओं का उपयोग अपने हित संवर्धन के लिए करते। वे श्रमिक की कठोर परिश्रम की कमाई से अधिकतम लाभ उठाते हैं, वे श्रमिकों का शोषण करते हैं, और इस प्रकार समाज 2 असमान वर्गों में विभक्त हो जाता है, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक है। पूंजीपतियों के पास अपार धन संपत्ति होती है, इसके विपरीत निर्धन श्रमिक वर्ग होता है जिसका जीवन स्तर बहुत नीचा होता है। इससे ऐसा वर्ग संघर्ष प्रारंभ होता है जो निरंतर चलता रहता है। यह वर्ग संघर्ष श्रेणी संघर्ष भी कहलाता है। इसके बाद मार्क्स ने एक तीसरा सिद्धांत दिया है, मूल्य निर्धारण का सिद्धांत। तो हम बात करेंगे मूल्य निर्धारण पर। उत्पादन के बाद वस्तु का मूल्य उसी अनुपात में होना चाहिए जिस अनुपात में उस पर व्यय हुआ है, ऐसा मार्क्स का कहना। तो ये है मूल्य निर्धारण।
अगला जो सिद्धांत है वह अतिरिक्त मूल्य या मूल्य आधिक्य के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। श्रमिक की वस्तुओं के उत्पादकता और वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो श्रमिकों के कठोर परिश्रम से पूंजी की उत्पत्ति और वृद्धि होगी क्या, परंतु इसके बदले में श्रमिकों को जो मजदूरी प्राप्त होती है वह वस्तुओं के बढ़े हुए मूल्यों की तुलना में बहुत कम होती है। वास्तव में उत्पादन के अधिकतम लाभ के अधिकारी श्रमिक ही हैं। वस्तुओं का जो अतिरिक्त मूल्य होता है वह पूंजीपतियों या कारखानों के स्वामियों की जेबों में जाता है और श्रमिकों के हाथों में कम लाभ आता है। यह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पर मार्क्स के सिद्धांत का दोष यह है कि इसमें यह तर्क विस्मरण कर दिया गया है कि पूंजी उत्पन्न करने और उसकी वृद्धि करने में अकेले श्रमिकों की ही आवश्यकता नहीं होती, अपितु उसके लिए कोयले, बिजली, धन तथा संगठनात्मक योग्यता और क्षमता की भी आवश्यकता होती। अगले सिद्धांत की अगर हम बात करें तो वह है पूंजी के केंद्रीकरण का नियम। पूंजी कुछ ही पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रीभूत हो जाती है, पर पूंजीपतियों ने पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष होने से पूंजीपतियों का पतन और अंत हो जाएगा और तब श्रमिक विजयी होगी। भूमिपतियों और जागीरदारों का पतन भी इसी प्रकार होगा और तब कृषक वर्ग के हाथ में विजयश्री प्राप्त होगी। इसके बाद अगले सिद्धांत के रूप में हम बात करेंगे वर्गहीन समाज की। पूंजीपतियों और श्रमिकों में संघर्ष अनिवार्य है, इसलिए श्रमिकों को अपने संगठन बनाना चाहते हैं। इससे श्रमिकों जो सर्वहारा वर्ग है और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष जो है वह तीव्रतम होगा। इसमें हिंसात्मक क्रांति भी हो सकती है और अंत में इस संघर्ष में सर्वहारा वर्ग की विजय होगी। इस संघर्ष के दौरान राज्य की आवश्यकता है, बाद में नहीं। साम्यवाद की अंतिम दशा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य एक वर्गीय संस्था है। इस संघर्ष में विजय के बाद वर्गहीन समाज की स्थापना होगी, जिसमें व्यक्ति के हित और समाज के हितों में भेद या अंतर नहीं होगा। वर्गहीन समाज में उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण अथवा राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। सर्वहारा वर्ग को विजय प्राप्त होने से उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, अपितु राज्य की सर्वोच्च शक्ति पर भी उनका अधिकार हो जाएगा और तब सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित हो जाएगा। उस समय श्रमिकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वेतन या पारिश्रमिक मिलेगा और अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य मिलेगा। People will get according to need and work according to capacity। इसके बाद हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय आंदोलन पर। सवाल राष्ट्रीय में नहीं, अपितु अंतरराष्ट्रीय विचारधारा, अंतरराष्ट्रीय आंदोलन है। सामने वाली विचारधारा का स्वरूप जो है वह अंतरराष्ट्रीय है। मार्क्स का नारा था कि विश्व के श्रमिकों एकजुट हो जाओ। साम्यवाद का उद्देश्य विश्व के समस्त श्रमिकों को संगठित करना है और इससे मनुष्य मात्र का कल्याण करना है। इसी भावना से प्रेरित होकर मार्क्स ने सन 1864 में एक अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ इंटरनेशनल वर्किंग मेन एसोसिएशन की स्थापना की थी। मार्क्स का मत था कि श्रमिक वर्ग की मुक्ति से संपूर्ण मानव जाति को समस्त सामाजिक अन्याय से उभारने में सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र। मार्क्स लोकतंत्र का विरोधी था और श्रमिकों की तानाशाही सरकार की स्थापना का समर्थक था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्क्स ने श्रमिकों के व्यावसायिक संभोगत
अधिक बल दिया। मार्क्स के सिद्धांतों का क्या प्रभाव हुआ, इस पर हम बात करेंगे। हम देखते हैं कि अल्प अवधि में मार्क्स का समाजवाद राष्ट्रीय नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गया और वह विचार शैली तक ही सीमित नहीं रहा अपितु व्यवहारिक दिखा। इसका प्रभाव और प्रसार विश्व के लगभग सभी देशों में हुआ। मार्क्स के समाजवाद ने श्रमिकों में अभूतपूर्व चैतन्य उत्पन्न कर दिया। वे संगठित होकर अपने अधिकारों और हितों के लिए संघर्ष और आंदोलन के लिए तैयार हो गए। समाजवाद ने दलित शोषित श्रमिकों को पूंजीपतियों से संघर्ष करना सिखाया। वे क्रांतिकारी आंदोलन द्वारा वर्गहीन समाज निर्मित करने के लिए तैयार हो गए। इसलिए कहा जाता है कि मार्क्स समाजवाद को बादलों से नीचे ले आया और उसने इसे हर समाज में एक जीवित शक्ति बना दिया। यूरोप में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश जैसे कि इटली और रूस ही नहीं अपितु औद्योगिक विकास और प्रगति वाले देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि भी समाजवाद के सिद्धांतों से प्रभावित हुए। पिछड़े हुए देशों में श्रमिक समाजवादी विचारधाराओं और कार्यक्रमों की ओर अधिक आकृष्ट हुए। इन देशों में लेखकों, विद्वानों, कवियों, प्राध्यापकों तथा अन्य प्रकार के बुद्धिजीवियों ने समाजवाद को अधिकाधिक लोकप्रिय बना दिया। इटली के लेखकों और कवियों ने अपनी साहित्यिक कृतियों से समाजवाद के आदर्शों और सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाया। इटली में लोम्बार्डी की अध्यापिका अदा नेग्री ने अपनी सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली और बोधगम्य कविताओं के द्वारा समाजवाद का प्रतिपादन किया और उनके सिद्धांतों की ओर लोगों का ध्यान जो है वह आकर्षित किया। इटली के एक अन्य कवि फिलिप तुरानी ने अपने समाचार पत्रों द्वारा 19वीं सदी में समाजवाद के सिद्धांतों और व्यवहारिक स्वरूप का खूब प्रचार किया। फलतः समाजवाद से इटली भी प्रभावित हुआ था। रूस में भी हम देखते हैं शोषित श्रमिक और पद दलित कृषक समाजवाद से अत्यधिक प्रभावित हुए और उनकी यह धारणा दृढ़ हो गई कि पूंजीपतियों और जार की निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन से समाजवादी उनको मुक्ति उपलब्ध करा सकता है। रूस में समाजवाद का सशक्त और प्रभावशाली प्रवर्तक प्लेखानोव था और वह केंद्रीय रूस के भूस्वामियों के संभ्रांत वर्ग से था। इसके बाद सबसे अधिक प्रभावशाली प्रवर्तक लेनिन का। रूस के श्रमिकों और प्रष्टों ने क्रांतिकारी मार्क्सवादी नेता लेनिन के नेतृत्व में संगठित होकर समाजवादी आंदोलन प्रारंभ कर सन 1917 में सफल क्रांति कर ही जार के रूढ़िवादी निरंकुश शासन का अंत कर साम्यवादी गणतंत्र स्थापित किया गया। लेनिन के कार्यों ने यह प्रमाणित कर दिया था कि समाजवाद के द्वारा श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है और समाज की संरचना में परिवर्तन कर श्रमिकों के जीवन को भी सुखी बनाया जा सकता है। लेनिन ने अपनी गतिविधियों और कार्यकलापों से समाजवाद का मार्ग प्रशस्त कर दिया। लेनिन के बाद रूस के तानाशाह स्टालिन जो थे वह भी समाजवाद की जड़ों से जुड़े और उसको दृढ़ किया। ब्रिटेन में जहां समाजवाद के विचारों का प्रारंभ हुआ, फेबियन सोसाइटी और उसके सदस्यों ने समाजवाद के सिद्धांतों का कुप्रचार किया। इससे श्रमिकों में अधिक जागृति जो कि वह उत्पन्न हुई और स्वतंत्र मजदूर दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है वह गठित हो गई। श्रमिकों के संघों और श्रमिकों के राजनीतिक दल ने श्रमिकों के कल्याण के कार्य के लिए ही कई काम किए। श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए, उनके स्वास्थ्य और सुख सुविधा युक्त निवास गृहों के लिए, उनके शोषण के विरुद्ध, उनके वेतन और श्रम के घंटों के लिए संसद द्वारा अनेक प्रकार के कानून भी बनाए गए। इसका अच्छा प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। फ्रांस में भी समाजवाद का अत्यधिक प्रचार हुआ और वहां समाजवाद के समर्थकों ने एक शक्तिशाली समाजवादी दल का गठन किया।
और श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य किया। जर्मनी में भी समाजवादी सिद्धांतों का प्रचार हुआ। जर्मनी में समाजवादी दल और उनकी गतिविधियां इतनी अधिक तीव्र हो गई थी कि उन्होंने जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क से रोका लिया और बिस्मार्क को अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर दिया। जर्मनी में जार्ग एनबर्ग के नेतृत्व में समाजवादी लोकतंत्रीय दल एक प्रभावशाली राजनीतिक दल बन गया और उसने श्रमिक कल्याण के लिए कार्य भी किए। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के समान अन्य देशों ने भी समाजवादी दल जो थे वह गठित हो गए थे और इन दलों का समाजवाद की अंतिम कीड़ी तक पहुंचने का लक्ष्य तो एक था, पर इनके साधनों, तरीकों और ढंगों में विभिन्नता थी। इस मतभेद और विभिन्नता के कारण विभिन्न समाजवादी दल और उनकी विचारधाराएं प्रतिपादित हो गई, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो जिस संदर्भ ग्रंथों पर आधारित हो वह आपकी स्क्रीन पर है, आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन भी कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसायिक बिल्कुल ही नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसायिक बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।